से नया वीडियो नए प्रश्नों के साथ आपके एग्जाम में प्रैक्टिस आपकी तैयारी कैसे चल रही है उसको लेकर आए हैं। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी आपको इसी तरह के प्रश्न और उत्तर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के चिन्ह को जरूर दबाएं। और एक चीज़ बता दें आपको दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों का PDF फाइल आपको मिले आपके व्हाट्सएप पर, तो चैनल में ज्वाइन बटन है उसको ज्वाइन कर लें और आगे की प्रोसेस को पूरा कर लें, तो आपको PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न है जैसे कि आपके एग्जाम में होता है, एक क्वेश्चन और उसके 4 विकल्प यहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर चाहे शिक्षक का भर्ती हो, पुलिस का भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, ये जो साइंस और पर्यावरण के और GK के अंतर्गत ये कंबाइंड क्वेश्चन है जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 4 विकल्प हैं यहाँ पर, ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा और सिंधु। ये 4 नदियाँ हैं। यहाँ पर कौन सी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर गिरती है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका उत्तर बताने के लिए आपके पास थोड़ा सा समय भी रहेगा। चलिए इसका राइट आंसर आपको फिलहाल बता देते हैं। यहाँ पर ये राइट आंसर है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो सीधा डायरेक्ट हमारा ध्यान नर्मदा में जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में स्वर्णरेखा नदी गिरती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पर है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल 4 महानगर हैं, 4 शहर हैं। कौन सा है जो झीलों का शहर कहलाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपका समय शुरू है। चलिए आपको इसका सही उत्तर यहाँ पर बता देते हैं। सही उत्तर है भोपाल। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भी है और इसको झीलों का शहर भी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो यूरोप महाद्वीप है और अफ्रीका भी एक महाद्वीप है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, इस चीज की ओर फोकस करना है। 4 विकल्प हैं। पहला भूमध्य सागर, दूसरा काला सागर, तीसरा लाल सागर और चौथा है अरब सागर। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 भूमध्य सागर। इसका नाम है भूमध्य, यानी दोनों के मध्य है भूमध्य सागर। ठीक, ध्यान रखिएगा, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाले का नाम है भूमध्य सागर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ज्यादातर परीक्षाओं पर क्वेश्चन पूछा गया है और ज्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो कंबाइंड क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर पर्यावरण दिवस तो सुना होगा यहाँ पर, लेकिन ओजोन दिवस की बात है। तो ओजोन दिवस के लिए 4 विकल्प हैं, 7 दिसंबर, 22 अप्रैल, 16 सितंबर और 30 मार्च। तो ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का विकल्प 16 सितंबर। इसको नोट कर लें, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के लिए इसके पहले भी वीडियो बनाए हैं। खाद्य श्रृंखला यानी जो क्रम चलता है, छोटे जीव को बड़ा जीव खाता है, उस तरह की एक श्रृंखला बन जाती है, श्रेणी बन जाती है, उसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उत्पादक, अपघटनकर्ता, द्वितीयक उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता। तो कौन सा शाकाहारी, वो क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन घुमाने के उद्देश्य से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेशक सी बात है, जब खास श्रृंखला है और शाकाहारी पूछा जा रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर इसका प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। ठीक, ये प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी है, यानी जैसे हो गए घास। घास को कौन खाएगा, जो शाकाहारी जीव हैं वह खाएंगे। टिड्डे हो गए, खरगोश हो गया, बकरी हो गई, ये शाकाहारी हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखवाते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र के बारे में इसके पहले की वीडियो में भी आपको समझा दिए थे। पारिस्थितिक तंत्र यानी हमारे पर्यावरण के चारों तरफ पाया जाने वाला तंत्र। अब यहाँ पर तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भूगर्भीय चक्र कहते हैं और भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इनमें से क्या कहते हैं? तो सही उत्तर यहाँ पर आप बता सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला विकल्प, जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को, जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए अगला प्रश्न आपको दिखवाते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन और कोयला, कौन सा करेगा यहाँ पर प्रदूषण उत्पन्न? 4 विकल्प हैं, थोड़ा समय भी आपको दे रहे हैं। तो आप जानते हैं पेट्रोल डीजल से तो ज़्यादा प्रदूषण होता है, न्यूनतम प्रदूषण की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ठीक, यानी यह पांडा जो है संकटग्रस्त है, यानी यह विलुप्त की श्रेणी में है और ये दैत्याकार विशाल होता है पांडा। यह कहाँ पर पाया जाता है? फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, ब्राज़ील में, भारत में। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, पांडा कहाँ का प्रतीक है? तो राइट आंसर चीन है। चीन ने इसको गोद ले लिया है पांडा को। ठीक, विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, यहाँ पर देख सकते हैं। निम्न में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? सभी परीक्षाओं पर पूछा जाने वाला और पूछा जाता है लगातार। ठीक, कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था या किस गैस के कारण हुआ था? तो यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, सही विकल्प 1 नंबर वाला होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, यह गैस रिसी थी और यहाँ पर जो है बहुत सारे यहाँ पर दुखद घटना हुई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी भोपाल में। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिखवाते हैं। प्रश्न है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो क्रिसमस जो है वह ठंडियों का त्यौहार है, लेकिन कौन सा देश है जहाँ पर गर्मियों में मनाया जाता है? जापान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में। ठीक, तो भारत में यहाँ पर तो आप जानते हैं कि किस सीजन में मनाया जाता है? ठंडियों में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है गर्मियों में। तो कौन सा देश है? चलिए इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। यह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यह गर्मियों में मनाया जाता है क्रिसमस। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो गिर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कल के वीडियो में आपसे पूछे थे कहाँ पर है, ठीक है ना? या फिर तो यहाँ पर अब पूछा गया है गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? शेर का, हाथी का, सांप का, गैंडा का। ठीक, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको घुमाने के उद्देश्य से दिए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला इसका शेर। यहाँ पर देख सकते हैं गिर वन्य जीव अभयारण्य शेर का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ठीक है ना? तो यहाँ पर फर है, महोगनी है, कैक्टस है और चंदन है। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, मरुस्थल वाले जो प्रदेश हैं वहाँ पर कौन सा जो वनस्पति है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये जो कैक्टस यानी नागफनी जिसको बोलते हैं, ये लोकल भी यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन इसका जो मूल स्थान है वह मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। नागफनी या कैक्टस जिसको बोलते हैं। विकल्प 3 सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ही है। यहाँ पर ग्रीन मफलर निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर यहाँ पर, ठीक है, तो मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से और जल प्रदूषण से। क्योंकि यहाँ पर ग्रीन मफलर है, यह किससे संबंधित हो सकता है? तो सही विकल्प यहाँ पर है ध्वनि प्रदूषण से, यह संबंधित है। विकल्प नंबर 2। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो ग्रहों के बारे में तो जरूर पूछा जाएगा आपके हर एग्जाम पर। तो जो टाइटन है यह उपग्रह है, लेकिन किस ग्रह का उपग्रह है? वरुण का, बुध का, शनि का और शुक्र का।
टाइटन। तो टाइटन जो है किसका है, आपके लिए आपके पास थोड़ा समय है उससे पहले बताने के लिए, ताकि पता चलता रहे आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 3 नंबर वाला सही है, शनि का। टाइटन जो उपग्रह है वह शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, आलू और जट्रोफा। यहाँ पर बायोडीजल की फसल यहाँ पर है, तो कपास, गन्ना, आलू, इसमें कौन सा होगा? जट्रोफा जो है वह बायोडीजल की फसल है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपको दिखवाते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके के भी आ जाते हैं। अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982 में, 1990 में, 1986 में, 1996 में। तो सभी विकल्प अपने आप में महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है 3 नंबर वाला, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, 1986 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर ठीक, हिम नदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि और कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है। कारण तो बहुत से हैं, लेकिन मुख्य कारण कौन सा है? तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है तो गर्म गैस है और इससे प्रदूषण होता है, उसमें वृद्धि होगी तो भूमंडल में यानी भूभाग में, पृथ्वी पर जो है ताप बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। अगला क्वेश्चन आपको दिखवाते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, सवाना बायोम में और शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में। ठीक, सर्वाधिक जैव विविधता यानी अलग अलग किस में पाई जाएगी, इसमें से आपको बताना है। तो पहला नंबर वाला ही सही है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यानी वर्षा वन जो होते हैं वह अलग अलग प्रकार के वहाँ पर हो जाएंगे, सभी तरह के हो जाएंगे, तो वहाँ पर अलग विविधता उसको बोलेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लावा तो आप जानते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाला है, वो लावा है। और उस लावा से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का और लैटेराइट मिट्टी का। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, सब बारीक यहाँ पर विकल्प रखे गए हैं, लेकिन सही उत्तर है सर्वाधिक उपजाऊ जो काली मिट्टी है वह लावा से बनती है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, तो काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणें जो है हमारे पृथ्वी पर अगर पहुँचेंगी तो टेम्परेचर ताप ज़्यादा हो जाएगा, उससे नुकसान होगा, जीवित प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सभी को। अब यहाँ पर परत बनाई गई है प्रकृति की। अब कौन सी परत है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। तो कौन सी परत जो है तो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ये जो आपका 3 नंबर वाला विकल्प है, समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फीयर जो है वह यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है? जल का वेग, जल के तापमान, जल की प्रचुरता, जल की गुणवत्ता। तो यह प्लान है भारत सरकार का, गंगा एक्शन प्लान जो है, इसका उद्देश्य पूछा गया है क्या है? तो इसमें इसका उद्देश्य क्या हो सकता है इनमें से? दोस्तों राइट एक्यूरेट बताना है आपको। तो सही है जल की गुणवत्ता यहाँ पर में सुधार, यानी जो प्रदूषित हो रही है नदियाँ, हमारी गंगा जो है उसकी जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक, यहाँ पर ध्यान रखिए, जो कीटनाशक हम मार्केट से खरीद के अपने खेतों पर डालते हैं तो यहाँ पर जैविक है, जैविक कीटनाशक उत्पन्न होता है वृक्ष से। नीम, देवदार, चीड़ और ऊम, यहाँ पर कौन सा है जो कीटनाशक के रूप में काम में आता है और प्राकृतिक है वृक्ष?
तो यहाँ पर राइट आंसर आप जानेंगे उनके पहला वाला है नीम है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए एक बार फिर बता दें, जब एक जीव लाभ लेता है यानी कोई जीव है लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी यानी जिससे लाभ ले रहा है जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? यानी दूसरे पेड़ से चिपक कर लाभ ले लिया, या जीव है दूसरे से लाभ ले लिया और जिससे लाभ लिया उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ ना फायदा हुआ, प्रभावित किए बिना यहाँ पर पूछा गया है, उसको क्या बोलेंगे? उसको परजीवी बोलेंगे, सहभोजी बोलेंगे, मृतोपजीवी बोलेंगे और सहजीवी बोलेंगे। उसको इसमें से क्या बोलेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहभोजी। यहाँ पर परजीवी नहीं बोलेंगे, दूसरे पर निर्भर नहीं है, लेकिन यहाँ पर सहभोजी बोलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? पोषण स्तर जो है वह क्या होगा? मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोर जो है सांप को खाया यानी सांप की ऊर्जा मोर में गई, फिर सांप जो है कीड़ों को खाता है, यहाँ पर ध्यान रखिए, और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। तो मोर का पोषण तल प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और खाद्य, यहाँ पर यानी मोर का पूछा गया है। ठीक, जो सबसे लास्ट में खाता है सांप को, ठीक, यहाँ पर तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर रहेगा, सबसे उच्चतम स्तर पर रहेगा मोर। ठीक, ऊर्जा स्तर के हिसाब से। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कायांतरित सेल से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। दोस्तों इसका उत्तर बताने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अगर PDF फाइल चाहिए इनका तो चैनल में ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर सेल का उदाहरण है कायांतरित सेल संगमरमर। इसका आपने देखा होगा, संगमरमर बड़ा ही मुलायम पत्थर है और इसका जो घर वगैरह में है उसमें भी सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। संगमरमर है कायांतरित सेल का उदाहरण। तो दोस्तों अगला वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास कोई सुझाव है उसको भी बताइएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।